हेलो फ्रेंड्स, जय राम जी की नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो हमने कल आपको कुछ काम बताया था, आपने काम किया होगा। कुछ लोग कह रहे थे सर एक बार और समझा दीजिए। वैसे आप वीडियो को वापस से देख सकते हैं, खूब सारे व्यूज कर दिए हैं उसके अंदर। पहले तो केवल यही था कि 5 बार देख सकते हैं, अब 18 घंटे तक देख सकते हैं, यानी 1 घंटे के वीडियो को 18 बार देख सकते हो। इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से देखने की कंडीशन ही नहीं है, तो इसलिए खूब सारा डाल दिया। तो वापस से देख लीजिएगा। फिर भी मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ, इससे एग्जांपल भी आपके पास और हो जाएगा और चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। फिर कुछ मेरे को एक्स्ट्रा चीजें बतानी, वो भी मैं बता पाऊंगा। चलो, तो देखिए, एक संख्या लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 180। अब 180 ले लिया है, तो 180 में अब भाज्य गुणनखंड कितने हैं, गुणनखंड कितने हैं, समगुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं और उनका योग क्या है। ये सारे प्रश्नों का आंसर आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, तसल्ली से सुनिए। तो सबसे पहले तो आपको 180 के टुकड़े करने हैं। 180 के जो टुकड़े करेंगे आप, वो कैसे करेंगे, आपको बताया था कि डायरेक्ट ही आने चाहिए टुकड़े आपके पास। कोई कह रहा है कि जी मेरे से डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो शुरुआती स्टेज में आपको बता दिया कि भाई आप जहां से जैसे करना चाह रहे हो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई आप में से कर सकता है जी 18 गुणा 10 लिख दिया इसको, ठीक है। अब 18 को 9 गुणा 2 लिख दोगे, तो 9 गुणा 2, 9 को तो लिख दोगे 3 का स्क्वायर, 2 लिख ही दिया। 10 को 2 गुणा 5 लिख देंगे, 2 गुणा 5, 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5। ये जो संख्या आपके पास 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5, ये वैल्यू आई है 180 की। 180 के टुकड़े कर लिए। किसी को चाहिए कि मैं तो पूरा खोल करके देखूंगा, तो आराम से खोल कर देख लीजिए, कोई परेशानी वाली बात। अब आपका जो कल बताया था उसके अकॉर्डिंग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो डायरेक्ट ही बताई थी। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो देखिए, 2 ये हैं, 2 ये हैं और 1 ये, 2 प्लस 2 प्लस 1 यानी 5 है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, 5। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये तो आ जाएगी आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अच्छा, और अगर और बात करी जाए तो आप इसके अंदर, आपको ये पूछा जाए गुणनखंडों की संख्या बताओ, गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी। देखिए, अब इसमें भाज्य और अभाज्य हर प्रकार के गुणनखंड आ गए। 2 की घात 2, इसमें कितने गुणनखंड है, इसमें गुणनखंडों की संख्या हो गई 3, 1, 2 और 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो गुणनखंडों की संख्या 3, या फिर आपको वैसे बताया था कि जितनी घात लगी हो 1 बढ़ा लीजिएगा। इसमें गुणनखंडों की संख्या 3 है, जितनी घात है उतना 1 और बढ़ा देंगे, 1 और बढ़ा देंगे। इसमें 1 घात है तो 1 और बढ़ा दिया, 2 जाएगा। आपको कौन दो गुणनखंड बोल तो दिया, लेकिन 2 कौन कौन से ये भी मालूम होना चाहिए। तो 1 और 5, 2 है, आएगा 3 3 9 दूनी 18। तो गुणनखंडों की जो संख्या है वो आ जाएगी 18। गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएंगी, 18 हो जाएगी, ठीक। अच्छा, फिर क्या करना है, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का जो योग है वो क्या होगा। देखिए सुनिए, बात को ध्यान दीजिए, कौन कौन से हैं इसमें, किस किस का भाग जाता है उनका योग करो। 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 2 के स्क्वायर का भाग जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 3 के स्क्वायर का भाग जाएगा। फिर इसमें 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। यह जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 6 और 1 7, 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6,
13 7 91, 91 6 546। तो देखिए गुणनखंडों का जो योग है वो आ जाएगा 546। गुणनखंडों की जो संख्या है वो 18। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वो है 5। ठीक है, अच्छा पता लग रहा है चीजों का? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? कंफ्यूजन है वापस से देख लो, करके देख लीजिए। सबसे मेन बात है खुद करके देखिए, अपने आप चीजों का पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात है विषम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग, सम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग। तो देखिए सुनिए, बात को ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया वही 180 लिख रहा हूं मैं, 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5, यही है। अगर आपको ये बोल दिया विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंड कितने हैं? देखो एक बात बताई थी आपको, विषम गुणनखंडों में केवल आपको लेना है जो विषम हो, सम लेना ही नहीं है, क्योंकि सम अगर आ जाता है तो पड़ोसी को भी सम बना देता है। तो देखिए इसमें 3 गुणनखंड है, 1 2 और 2 का स्क्वायर। इसके जो गुणनखंड है वो 1 है, 2 है और 2 का स्क्वायर है। तो इसके अंदर जो है वो केवल 1 लेना है। क्या ले लिया? 1। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, ये जो संख्या है इसमें तो सारे गुणनखंड विषम ही है, तो सारे के सारे ले लो। कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से? 1 है, 3 है और 3 का स्क्वायर है। ऐसे 3 बोलते पीछा मत छुटवा लेना आप। आपको करना क्या है, आपको पता भी होना चाहिए 3 कौन कौन से हैं। इसमें कौन कौन से हैं? 1 और 5 दोनों विषम है, तो 2 गुणनखंड हो गए। तो आ जाएगा 3 दूनी 6। विषम गुणनखंडों की जो संख्या है वो आ जाएगी 6। ठीक है, अच्छा फिर देखिए ध्यान दीजिए, अब हमारा प्रश्न है सम गुणन, सॉरी पहले इसी का कर लेते हैं, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं? इसमें तो केवल एक ही था। इसमें कौन कौन से हैं? 1 3 और 3 का स्क्वायर। इसमें कौन कौन से हैं? 1 और 5। 9 और 3 12 और 1 13। 5 और 1 6, 13 6 78। तो विषम गुणनखंडों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। विषम गुणनखंडों की संख्या 6 है और विषम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगर आपको पूछा जाए सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो सम गुणनखंडों में क्या बताया था आपको? सम गुणनखंडों में आपको बताया था कि आपको इसके अंदर 1 नहीं जोड़ना है, केवल 2 की घात में 1 नहीं जोड़ना है और बाकी सब में जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें तो ले लेना 2। ठीक है, अच्छा इस और में सब में जोड़ो, इसमें 2 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 3। और इसमें 1 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि विषम संख्या से गुणा होकर के विषम लेकर के आती है, तो इसमें भी विषम निकल जाए, 1 निकल जाता और ये विषम से विषम गुणा होकर के विषम बनती। ठीक है, इसलिए इसका जो 1 है उसको हमने हटा दिया। ठीक है, और बाकी डिटेल से कारण कल वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगी बात आपको। तो 2 3 6, 6 दूनी 12। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है सम गुणनखंडों का योग। तो आ जाएगा जी सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा? देखो 2 गुणनखंड है, कौन कौन से हैं देख लो आप। इसमें एक तो 2 और एक 2 का स्क्वायर, 1 लिया नहीं है अपने। ठीक है, अच्छा फिर
इसमें कौन कौन से, इसमें तो सारे लेने की बात हुई थी। आप कहोगे ये तो विषम है, इसको क्यों ले रहे हो? विषम संख्या इस सम से गुणा होकर के सम ही बनाएगी, ठीक है, इसलिए ले रहे हैं। तो इसमें जो है वो ले लो सारे, 1 ले लिया, 3 ले लिया और 3 का स्क्वायर ले लिया। फिर इसमें क्या है, 1 और 5, आराम से तसल्ली से करिए। 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, 3 का स्क्वायर 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6, ठीक है। 13 छिके 78, 78 छिके, तो 78 का पढ़ा मेरे को भी नहीं आता, मैं 80 का बोल लेता हूँ। 80 छिके 480, 8 छिके 48, 480 हो गया। 2 ज्यादा 2 छिके 12, 480 में 12 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 468, ठीक। अच्छा, तो ये तो कैलकुलेशन हो गई आपकी सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग, ठीक है, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो मैंने आपको दोबारा से बता दिया है। अब एक बार कंफर्म करवाने के लिए ये भी बता देता हूं कि रियल में ऐसा है क्या। तो देखिए 180 के जो गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं, देखो आप, 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी, 6 का भी, 7 का नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता बट 9 का जाता है, 10 का जाएगा, 11 का नहीं जाता, 12 का जाएगा 15 बार, 13 14 का नहीं जाएगा, 15 का जाएगा, फिर 16 का नहीं जाएगा, 17 का नहीं जाएगा लेकिन 18 का जाएगा, फिर 19 का नहीं जाएगा लेकिन 20 का जाएगा, ठीक है। फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 का जाएगा, फिर 31 32 33 34 35 36 का जाएगा, फिर 45 का जाएगा, फिर 60 का जाएगा, फिर 90 का जाएगा, फिर 180 का जाएगा। अब आराम से प्यार से गिन करके देख लीजिए, देखें कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कंफर्म हो गया 18। इसने क्या बोला था, 18 ही बोले थे। अच्छा, फिर विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की 12, विषम की 6 और सम की 12। देखो देखें 1 2 3 4 5 6, ये सही है, और 12। अब टोटल चेक करना है, टोटल चेक कर लो, वो आपका काम है, सारे मैं थोड़ी करके बताऊंगा आपको। और या और कुछ चेक करना है, आपको मर्जी है वो चेक करना है, वो आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारा बता दिया आपको, ठीक है। और प्यार से मैंने जो सवाल सारे दिए थे वो अगर आपने निकाल लिए तो मेरे ख्याल से कोई समस्या हो ही नहीं सकती आपको, ठीक है। हाँ, उनको अगर नहीं निकाला तो फिर समस्या होगी, फिर तो समस्या बनती है, फिर तो कोई इलाज भी नहीं है। चलो खैर, अब मैं थोड़ा सा इसका लेवल और ऊपर लेकर के चलता हूं, ध्यान दीजिए। मोस्टली जो इजी एग्जाम्स हैं उनके लिए जो लेवल होना चाहिए था वो सारा हो गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा अगर आगे और बढ़ा जाए, और अगर अपन एक्सपेक्ट करें कि और क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में मैं बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। और तो देखिए, अब जैसे अगला जो सवाल आपके लिए, जैसे मान लो आपको कोई संख्या बोल दी, 60 ही बोल दिया, मान लो आपको बोल दिया 60 के गुणनखंडों का गुणनफल बताइए। साठ के गुणनखंडों का गुणनफल, यानी 60 के जितने फैक्टर्स हैं उनका मल्टीपल कितना होगा। 60 के जितने फैक्टर्स हैं उनका मल्टीपल क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनिए, तसल्ली से सुनिए। तो अब बात ये है, अब कुछ लोग सोचेंगे यार ये तो बड़ा सीरियस मैटर हो गया, ये इनको कितने को गुणा कर करके देखेंगे हम लोग, ठीक, आराम से देख लीजिए तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं है, छोटी सी समस्या है। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि 60 के जो गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं, उनका गुणा करना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो देखिए
सुनिए बात को, 60 के गुणनखंड कौन कौन से देखिए आप एक बार। जैसे 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, जाता है क्या? फिर 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, फिर 15 का जाएगा, 20 का जाएगा, 30 का जाएगा और 60 का जाएगा। ये संख्याएं हैं, ये सारे गुणनखंड है। शायद ये संख्या हमने पहले ले भी ली है, चलो कोई बात नहीं, ले ली तो क्या हुआ, दोबारा ले लिया। तो अब ये जो संख्या आ गई आपके पास, आपको पूछा जा रहा है इसका गुणनफल क्या होगा। तो थोड़ा सा प्यार से देखना, ऐसे सबको गुणा करने मत बैठ जाना, नहीं महाभारत हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा तसल्ली से देखिए, प्यार से देखिए। आप बताओ 1 को 60 से गुणा करो कितना आएगा? 60 आएगा। पहले को 8 से, बार की बारी काम को निपटाओ। 60 एकम 60, फिर देखो 30 दूनी 60, फिर 20 तिया 60, 4 को 15 से गुणा किया 60, 5 को 12 से गुणा किया 60, 6 को 10 से गुणा किया 60। आएगी ऐसी कंडीशन। तो देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो, सबको गुणा कर रहे हैं लेकिन उसको गुणा करने से हर बार 60 रहे। इससे गुणा किया तो 60 आया, फिर इसको किया तो इसका भी 60 आया, इसका भी 60 आया, इसका भी 60 आया, इसका भी 60 आया और इसका भी 60 आया। समझ गए बात को? अच्छा, अब बात ये है, इनको सबको गुणा ही तो करना है। 60 कितनी बार हो गया? 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6, क्या जाएगा? 60 की घात 6। 60 की घात कितना जाएगा? 6। यह जाएगा 60 के गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, क्लियर है बात? ऐसे कर लेना, प्यार से कर लेना। आप कहोगे सबको करके देखना पड़ेगा क्या? करके नहीं देखना पड़ेगा, आपको देख लीजिए, एक जोड़े का गुणा 60 आ रहा है। अब 60 कौन है? ये है 60, बस। तो एक जोड़े का गुणा जिसके गुणनखंड करो वो ही आएगा। ठीक है, तो कितने जोड़े बन रहे हैं आप निकाल के देखोगे तो आपको पता लगेगा 60 के गुणनखंडों की संख्या 12 होती है। तो 12 के दो के कितने जोड़े बनेंगे? 6 बनेंगे। तो वो 60 की घात 6 लगा दो। 20 होते तो जो संख्या उसकी घात 20 लगा देते। 50 होते, सॉरी 20 होते तो 10 जोड़े बनेंगे, 10 घात लगा देंगे। एक एग्जाम्पल और दूंगा, ठीक है। कुछ लोग ये कहेंगे साहब संख्या जोड़े पूरे नहीं बनते, तो प्रश्न ये बनेगा कि साहब जोड़े अगर पूरे नहीं होते तो क्या होता? ठीक है, तब भी बात करूंगा और कब ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, सभी चर्चा करेंगे हम। तो देखिए ध्यान से सुनिए एक बार, वापस से एक एग्जांपल और दूंगा, बाद में करेंगे, वापस से चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे मैंने एक संख्या ले ली 90 और आपको ये बोल दिया 90 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? 90 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 90। देखो ध्यान दीजिए, 90 के जो गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं? ध्यान से देखिए, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 4 का तो जाता है तो 22.5 बार जाता है, वो पूरा पूरा नहीं मानोगे आप। 5 का भी जाएगा, 15 6 90, 6 का भी जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा, 10 का भी जाएगा, 11 का नहीं जाता, 12 का नहीं जाता, 13 का नहीं जाता, 14 का नहीं जाता, लेकिन 15 का जाता है। फिर 16 17 18 का जाता है, फिर 19 का नहीं जाता, 20 का नहीं जाता, डायरेक्ट मेरे को लगता है 30 का ही जाएगा, फिर 45 का जाएगा और फिर 90 का जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब मैं पहले तो बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुणनखंडों की संख्या 12 होगी। 12 के जोड़े कितने बनते हैं? 6। तो 6 जोड़े बनेंगे तो गुणनखंडों का जो गुणनफल है वो आएगा 90 की घात 6।
ठीक है, जोड़े का मतलब दो दो में से एक एक लेना, दो दो का जो जोड़ा होता है, तो मतलब संख्या को आधी करना, एकदम देसी शब्दों में बोल दो, जितनी गुणनखंडों की संख्या हो 6 आधा कर देना उसको। ठीक है, कोई कहे जी ऐसा क्या आ रहा है, चेक करो, तो देखो जी दोनों गुणा करने पर 90 आ रहा है, 45 को 2 से गुणा किया वापस 90 आ गया, 3 को 30 से गुणा किया 90 आया ही है, 5 को 18 से गुणा किया 90 आ रहा है, 6 को 15 से गुणा किया 90 आया, 9 को 10 से गुणा किया 90 आ रहा है। ठीक है, तो इनका गुणा 90 आ रहा है, और गुणा तो सबको ही करें, ऐसे नहीं कि उसको उससे ही करना है, आप करना, आप कहोगे जी मैं तो साहब इतना लफड़ा नहीं करूंगा, मैं तो पहले 1 को 2 से, 2 को 3 से, फिर जो आए उसको 5 से, फिर आए उसको 6 से, कर लो, क्या दिक्कत आ रही है, वही आना है गुणा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, हाँ आपकी माथापच्ची बढ़ सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आंसर गलत आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आंसर गलत आए, ठीक, आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन इजी के हिसाब से आपको पता लग गया ऑब्जर्वेशन में, यार इसका गुणा 90 आ रहा है, इनका गुणा 90 आ रहा है, तो गुणा 90 आ रहा है, तो टोटल 90 वाले कितने जुड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या ऐसे सोच तो इसका गुणा 90 आया, इसका गुणा भी 90 आया, इसका भी 90 आया, इसका भी 90 आया, इसका भी 90 आया, इसका भी 90 आया, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 और 6, तो 90 की घात 6 आ जाएगा। समझ गए बात को? तो गुणनखंडों का जो गुणनफल है, वो जो संख्या दे रखी है, उसके गुणनखंडों की जो संख्या है आप उसको आधा कर लो। ठीक है, वो घात में लगा दीजिए, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। अगर मान लीजिए 18 गुणनखंड होता तो 9 घात लगा देते, 50 गुणनखंड होता तो 25 घात लगा देते, 100 गुणनखंड होता तो 50 लगा देंगे, 28 गुणनखंड होते तो 14 लगाएंगे। अब कोई कहे साहब 15 गुणनखंड होते तो 7.5 लगा देना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। और विषम गुणनखंडों की संख्या एक ही कंडीशन में आती है, कब? जब कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या में ही ऐसी कंडीशन आएगी और कहीं भी नहीं आएगी। गुणनखंडों की संख्या अगर आपको दे रखी है 13 आ रही है, 15 आ रही है, 17 आ रही है, 137 आ गया, इसका मतलब ये है, अब ये संख्या आप जानते हो या नहीं जानते हो एक अलग बात है, लेकिन ये फाइनल है कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जिसका वर्गमूल कंप्लीट निकलेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले जिससे बात को क्लियर करते हैं। चलो ध्यान दीजिए, बात को सुनो, बहुत सुंदर सा सवाल ले लेते। जैसे मान लो हमने ले लिया 144, 144 ले लिया है हमने, और अब इसके गुणनखंडों की संख्या क्या है? ठीक है, क्या बताया आपको, जिसका वर्गमूल 144 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल रहा है। अच्छा, कल एक बात कही थी आपको, आपने किया होगा वो काम, नहीं किया तो जरूर करिएगा, अगर ये काम नहीं कर रहे हो तो आगे जाकर के मुसीबतें हो जाएंगी भाई साहब। ठीक है, तो धीरे धीरे प्यार से काम करना शुरू कर लीजिए। तो देखिए सुनिए बात को, एक, फिर एक का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का, 4 का जा रहा है, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, फिर 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, फिर 9 का भी जा रहा है, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, 13 का नहीं जा रहा है, 14 का नहीं जाएगा, 15 का नहीं जाएगा, 16 का जाएगा, 17 का नहीं जाएगा, 18 का जाएगा, 19 का, 20 का, 21, 22, 23, 24 का जा रहा है, 24 के बाद 36 का जाएगा, फिर 48, 144 होता है, 48 का जाएगा। आराम से देखिए, प्यार से कैलकुलेशन अपने आप करते चले जाएगा, हो जाएगा। 72 दूनी 144 होता है, और 144, पहले तो काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या कहा था, पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल कंप्लीट निकलता है, उनके गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम। अब आपको अगर बड़े प्यार से पूछा जाए कि इनका गुणा कितना आएगा, इन सब का गुणा अगर आपको पूछा जाए, 144 के गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, चलो देखिए तसल्ली से सुनिए, बात को ध्यान दीजिए। 1 गुणा 144, 144 आएगा, फिर
72 दूनी भी 144, 48 या 144, 36 के सॉरी एक संख्या छोड़ दी भाई मैंने, 36 चौके 144, 24 का 144, 18 8 144, 16 9 144, जोड़े बन गए। ये बेचारा अकेला बच गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाई 15 संख्या तो एक तो निकल गया, बचेगा 14, 14 के 7 जोड़े बनेंगे, तो 7 जोड़े बनेंगे, इसका मतलब 144 की घात कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। आप कहोगे और ये क्या है? 12, तो 12 की घात 1, 12 ये नहीं। ठीक है, क्लियर है बात? तो भाई बात ये है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तसल्ली के लिए बता रहा हूँ, बाकी थोड़ा क्योंकि आपको यकीन दिला दूं मैं कि हाँ वो जो बातें कर रहे थे वही है। 144 है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप 12 का स्क्वायर का होल घात 1/2, 12 का स्क्वायर 144 होगा, 1/2 से 2 वापस कट जाएगा। ठीक है, अच्छा तो देखिए ध्यान दीजिए, ये 144 हो गया, ये भी 144, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो आ जाएगा 144 की घात 7.5 आ जाएगी। 144 की घात कितनी आ जाएगी? 7.5 आएगी। ठीक, अच्छा मतलब आधी आ रही है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो ऐसे आधी मत लगाना, लेकिन आपको करना क्या है, आपको बस केवल इतना ही करना है। 144 आपको बताया गुणनखंडों की संख्या 15 है, गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 15, तो आपको बताया 15 में 2 का भाग देना, 15/2 आएगा। फिर आपको क्या करना है, 144 को 12 का स्क्वायर लिख पाओगे डेफिनेटली, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, डेफिनेटली पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, उसी के विषम होंगे, औरों के विषम होंगे नहीं, ध्यान रखना, औरों के विषम गुणनखंड होंगे ही नहीं। अच्छा तो देखिए और सुनो बात, अब बात ये है 12 का स्क्वायर लिख लिया गुणा 15/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आएगा 12 की घात 15। ऐसे नहीं करना है कि आप 144 की घात 7.5 लिख दो, ठीक है, आपको लिखना है 12 की घात 15, क्यों? वर्गमूल निकालना है। समझ गए बात को? तो या तो वर्गमूल निकाल करके घात जितनी गुणनखंड उतनी कर दो, या फिर आधा कर दो, वैसे कर लो, जैसा बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे कर लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं, और समझ लो, आराम से सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया, एक छोटी सी संख्या ले लेता हूं, ज्यादा बड़ी नहीं लूंगा, ज्यादा बड़ी लेने के लिए आप बैठे हो ना, आप लीजिए। तो देखिए 1 का भाग जाता है, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाता बट 4 का जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का नहीं जाता है, 7 8 9 10 10 का जाएगा, फिर 11 12 13 14 15 16 18 20 का जाएगा, 25 का जाएगा, फिर और किसका जा रहा है? 25 के बाद 50 का जाएगा, और 100 का जाएगा। वैसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का तरीका अपने पास है, ऐसे करके मत करना, ये तो मेरे को दिखाने के लिए बता रहा हूं आपको, ये तो केवल चेक करवाने के लिए। 100 एकम 100 जाएगा, 50 दूनी 100, 25 चौक 100, 20 मुझे 100, बच गया 1, और वैसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 4.5 घात लगनी है, सीधी सी बात है। तो अगर आपको ये बोला जाए 100 के गुणनखंडों का गुणनफल, 100 के गुणनखंडों का गुणनफल, तो ये तो मैंने करके दिखाया आपको, कभी ऐसे लिख करके बैठ जाओ आप, गुणनखंडों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा? 100 की घात, गुणनखंड कितने हैं? 9, तो 9/2 लगाना है। ठीक है, अच्छा अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको 10 का स्क्वायर लिखो, गुणा 9/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा 10 की घात 9, ये इनका गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर? अब एग्जांपल वैसे दे देता हूं एक सुंदर सा आपको, जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी 676 दे दिया, चलो 676 की बजाय मैं 576 ले लेता हूं। 576 के आपको ये पूछा जाए कि गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा,
तो 576 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, थोड़ा सा देखिए, तसल्ली से देखिए। पहले तो टुकड़े कर लो। 576 के बारे में तो आपको पता ही है जी, 24 का स्क्वायर तो होता ही होता है। अब 24 के टुकड़े कर लो। 24 को क्या लिखोगे, 8 गुणा 3, 8 3 24 होता है, 8 3 24, तो यह आ जाएगा 8 गुणा 3। 8 को क्या लिखोगे, 2 का क्यूब गुणा 3, 8 3 24 हो गया। होल घात कितनी लग रही है, 2। अच्छा, 2 तिया 6, 3 की घात 2 आ जाएगा। तो 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 2। तो सबसे पहली बात तो कि गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, तो गुणनखंडों की जो संख्या है, इसके गुणनखंड तो होंगे भाई साहब 7। याद आ गई होगी बात, या डिलीट मार दिया फोल्डर को। और ये कितना आएगा, 3, तो 7 3 21, तो ये आ गया गुणनखंडों की जो संख्या है वो आ जाएगी 21। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें तो प्रश्न ये पूछा है, तो बस या तो आप 576 का वर्गमूल होता है 24, तो 24 की घात 21 डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, और कोई लिखे डायरेक्ट लिखने में दगदग होती है जी, तो कोई बात नहीं है, दगदग मत करो आप। 576 की घात, 576 की घात जितनी गुणनखंडों की संख्या है, गुणनखंडों की संख्या 21 है, तो यह आ जाएगा 21/2। ठीक है, तो 576 का हो जाएगा 24 का स्क्वायर, और यह आ जाएगा 21/2, कट जाएगा जी, तो आ जाएगा 24 की घात 21। बताइए कोई नाराजगी वाली बात है तो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि विषम गुणनखंड केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर संख्याओं के होते हैं और किसी के नहीं होते। जिसका वर्गमूल कंप्लीट होगा उसके ही गुणनखंडों की संख्या विषम होगी, औरों की नहीं होगी। क्लियर है बात? अच्छा, विषम गुणनखंडों की संख्या को बोल रहा हूं। हाँ, कभी सोचो कि साहब इसमें तो 2 का भाग भी जा रहा है, तो 2 तो सम है। मैं ये संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, संख्याएं कितनी है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप काउंट करके देख लीजिएगा कितने हैं इसमें, 21 है। ठीक है, तो 21 घात लगा दी वर्गमूल निकालने के बाद। ठीक है, अब जैसा बेटर है वैसा कर लीजिए, सुंदर लगे वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। मैं आपको कहता रहा हूं क्लास में भी कई बार की कई चीजें मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन बस वही बात है, पढ़ाएं किसको। कुछ लोग झेल नहीं पाते, कुछ नहीं, तो अब मेरी बढ़ांस निकाल रहा हूँ। जो पढ़ना चाहे वो ठीक है, जो नहीं पढ़ना चाहे वो आगे निकाल लेंगे वीडियो को। कुछ लेकिन काम की चीज आएगी उनके भी ध्यान रखना, इसलिए देखते रहिएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिए। अब जो सवाल ले रहे हैं आगे, उसमें खास बात, जैसे मैंने पूछ लिया कि 49 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, 49 के गुणनखंडों की संख्या, तो आप डायरेक्ट ही गिन सकते हो इसको, 3 होगी। 49 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3। कौन कौन सी, 1 का भाग जाता है, 7 का जाएगा और 49 का जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कह दिया 121, तो 121 के गुणनखंडों की संख्या भी क्या होगी, 21 के गुणनखंडों की संख्या भी 3 होगी। 121, सॉरी 21 नहीं, 121 के गुणनखंडों की संख्या भी कितनी होगी, 3। आराम से गिना देता हूं, 1 11 और 121। आप कहोगे जी ये बात तो हमें पता, आप क्या बता रहे हो। ठीक है, बिल्कुल आपको पता है ये बात, लेकिन आपको बताने का कारण क्या है वो आप समझने का प्रयास करिएगा। दरअसल इसमें देखिए, ये जो 49 मैंने लिया है वो है 7 का स्क्वायर, ये 121 है वो 11 का स्क्वायर, 121 है वो 11 का स्क्वायर है, और 49 है वो 7 का स्क्वायर है, और ये 7 है वो अभाज्य संख्या है, ये 11 है वो अभाज्य संख्या है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, परमानेंट आप अपने माइंड में ले जाइए कि अभाज्य संख्या का जो स्क्वायर करते हो वो उसके पास केवल और केवल 3 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के स्क्वायर में, अभाज्य संख्या के
अभाज्य संख्या के स्क्वायर में वर्ग में केवल 3 गुणनखंड होते हैं। केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 3 गुणनखंड होते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होते। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का जो स्क्वायर है उसके गुणनखंडों की संख्या हमेशा कितनी हो जाएगी? 3 होगी, ना तो 3 से ज्यादा और ना ही 3 से कम। ऐसे नहीं कि साहब एक ही होगी, ऐसा भी नहीं होगा। हमेशा कहीं भी देख लेना संसार की कोई भी अभाज्य संख्या की स्क्वायर देख लेना, उसके गुणनखंडों से, गुणनखंड मतलब फैक्टर। ठीक, अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए और समझिए बात। अब आगे कुछ सवाल और देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 500 तक की ऐसी संख्याओं में ऐसी संख्याएं कितनी है जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम हो? क्या बोल दिया इसने? गुणनखंडों की संख्या विषम। अभी अभी आपको एक बात बोली गई थी कि गुणनखंडों की संख्या विषम किस में आती है? गुणनखंडों की संख्या विषम आती है परफेक्ट स्क्वायर में। क्लियर है बात? तो परफेक्ट स्क्वायर जिसका वर्गमूल कंप्लीट निकले। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, ऐसे करते करते 500 तक कहां पर पहुंचेंगे? देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो। आप बताइए, जैसे 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होगा 529, इसका 22 तक की संख्याओं का स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होगा 484। अगर मैं 23 लेना चाहूं तो 23 का स्क्वायर होगा 529। इसने क्या बोला है? कहां तक भाई साहब? इसने जो बोला है वो बोला है 500 तक, और 500 तक बोला, इसका 500 से ज्यादा नहीं जा सकते, 500 से ज्यादा नहीं जा सकते, इसका ये नहीं चलेगा। इसका मतलब 22 तक की संख्याओं के स्क्वायर हो गए। तो 1 से लेकर 22 तक की संख्याओं के स्क्वायर हुए तो कितनी संख्या हो गई? 22 संख्या हो गई। क्लियर है बात? तो 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम है, ओड है। अंग्रेजी वर्ड है इसके लिए ओड। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या विषम कितने की है? 22 संख्याओं की। ठीक है, क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अच्छा चलो आगे देखिए और ध्यान दिए। अच्छा हाँ, एक प्रश्न और, अगर इसमें ये बोल देता, अगर इसमें ये बोल देता 500 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल 3 हो? 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके गुणनखंडों की संख्या केवल 3 हो? तो पहली बात तो ये भाई साहब, केवल 3 गुणनखंड कौन सी संख्याओं के होते हैं? अभाज्य संख्याओं के। क्लियर? अभाज्य संख्याओं के नहीं, अभाज्य संख्याओं के वर्ग के। अभाज्य संख्याओं के वर्ग के जो गुणनखंड है उनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, अच्छा तो कौन कौन से हो गए? देखो देखिए ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, फिर 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर तो आगे निकल जाएगा, केवल अभाज्य संख्या तो यही है। क्लियर है बात? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी संख्याएं ऐसी है? 8 संख्याएं ऐसी हैं जिनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या केवल और केवल कितनी है? 3। हो गई बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? आराम से प्यार से पढ़िए, प्यार से सुनिए, आराम से काम हो जाएगा आपका। चलो अगला सवाल देखिए, 300 तक ऐसी कितनी संख्या है जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम हो जाएगा? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो 300 तक क्या हो जाएगा? देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है,
16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। 18 का 324 से ज्यादा चला जाएगा, तो कितनी संख्या हो गई? 17 संख्या हो गई। ऐसे नहीं टाइम लेने वाली चीजें, केवल पता होना चाहिए इन चीजों का, बाकी एकदम इजी सी संख्या है, कर लेंगे कैलकुलेशन। 400 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्या है जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल क्या है? 3 है। और 3 किसकी आती है बताओ? किनकी आती है 3? अभाज्य संख्याओं के स्क्वायर की। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7, 11, 13, 17, 23 तो है नहीं, है क्या? क्लियर है बात? तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अच्छा 361 भी तो है, 19 का स्क्वायर 361, और फिर 23 आएगा, 23 का तो आएगा नहीं, तो वो ही 8 हो गई। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 400 और 500 के बीच, क्योंकि इसमें तो 8 ही आई थी पिछले सवाल में, इसमें भी तो 8 ही आई थी 500 तक। इसका मतलब है 400 और 500 के बीच में तो एक भी ऐसी संख्या नहीं है। ऐसे भी निष्कर्ष निकाल लिया करें, 400 और 500 के बीच में तो एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसके गुणनखंडों की संख्या 3 हो। चलो इसने क्या खट्टी मीठी बात बोली वो भी सुनो। 3 अंकों की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या क्या है? 3 है। ठीक है, तो आराम से देखिए तसल्ली से। 3 अंकों की संख्या तो देखो जी, और गुणनखंडों की संख्या 3 है, मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए, केवल अभाज्य संख्या। तो देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो वहां 3 अंकों की संख्या शुरू होती है। 10 तो अभाज्य है नहीं, तो फिर पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 11 होगी। 11 का स्क्वायर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। 37 का जो स्क्वायर होगा वो 4 डिजिट में होगा। कितना होता है बताओ? पता लगाइए, 1369। ठीक है, तो 37 तो ज्यादा हो जाएगा। 31 का स्क्वायर कितने हो गए? देखो देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। तो बड़े प्यार से देखना है, तसल्ली से देखना है, चीजों का पता होना चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चंस देखते ही पहले, मेरे सॉल्यूशन करने से पहले आप एक काम कर लें, पॉज कर लें वीडियो को और बाद में करें। ठीक है, बाद में देखें सॉल्यूशन, इसको भी पॉज करके देखिए। थोड़ा सा अलग सवाल है। 440 में 2 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है? देखो 2 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब है ये तो सम संख्या ही तो है। सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। कैसी पूछ रहा है? सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या तो अपने को निकालनी आती है, निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 440 के टुकड़े कर लो। 440 के टुकड़े कैसे करोगे? 440 देखो मेरे को ऐसे दिख रहा है कि जी मैं 44 गुणा 10 लिख दूं, इसको लिख देता हूँ 4 गुणा 11। 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर गुणा 11, यह आएगा 2 गुणा 5। 2 का स्क्वायर गुणा 2 मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, गुणा 5 गुणा 11। तो 2 का क्यूब गुणा 5 गुणा 11। ठीक है, अच्छा चलो ये काम तो हो गया आपको। अब क्या कहना चाह रहे हैं? तो देखिए अब इसमें ये पूछना चाह रहा है 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या क्या है? गुणनखंड कौन से हैं? ऐसे गुणनखंड जो 2 से विभाजित होते हैं, मतलब सम गुणनखंड। सीधी सी सिंपल सी बात है। तो देखो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बताया था केवल इसमें एक नहीं लगाना। ठीक है, तो एक को हटा लो, 2 से शुरू कर लो, जिसका भाग दिलाना चाहते हो वहां से शुरू कर लो। 2 सॉरी मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? तो देखिए इसमें गुणनखंडों की संख्या आ गई 3, क्योंकि एक नहीं जोड़ेंगे। इसके गुणनखंडों की संख्या आ गई 2, 1 बढ़ाएगा। इसके गुणनखंडों की संख्या 2 गई, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो सम गुणनखंडों की संख्या 12। लेकिन सम का नाम नहीं है आपकी बार। अच्छा इसमें पूछा नहीं है, लेकिन पूछे योग पूछ लेता कि भैया योग भी बता दो, तो योग भी बताना पड़ता आपको। कौन से हैं 3 बताओ?
2 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है। इसमें कौन कौन से है? 1 है और 5 है। इसमें 1 और 11 है। 8 4 12 और 2 14, 5 और 1 6, 11 और 1 22। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अब जो कैलकुलेशन आप कर सकते हो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको पूरा ही कर दो, पूरा कर दो, 14 6 84, और 84 को गुणा करना है 22 से। तो 84 को 22 से, पहले तो 20 से गुणा कर लो। 84 को 20 से गुणा करो, 84 दूनी 168, 1680 और 168, ये आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1700 1848। मेरे हिसाब से तो 1848 आ रहा है, आपके हिसाब से जो है तो देख लेना आराम से। ठीक है, अब मैं क्यों करके देखो, आप करिए। चलो और बात करते हैं थोड़ी सी, और ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 500 तक की संख्याओं में 5 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है? अब की बार क्या बोल दिया? 5 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहला काम यह है कि 500 के टुकड़े करिए आप। 500 के टुकड़े कैसे करेंगे बताओ? देखो 500 को 5 गुणा 100 तो आप लिख ही दोगे, और 100 को लिख दोगे 10 का स्क्वायर। 10 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 5। ऐसे इतनी स्टाइल मत लगाना, ये थोड़ा सा आपको सीधी बाई सीधी करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट करना आपको। घात 2 इस पर भी लग जाएगी, इस पर भी लग जाएगी। 10 है, 10 के 2 टुकड़े करिए, 2 गुणा 5। 2 घात इस पे भी लगी, इस पे भी लगी। चलो 2 का स्क्वायर गुणा 5 के स्क्वायर को 5 से गुणा करें, 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 5 का क्यूब। अब क्या पूछा है इसने? 5 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या क्या है? 5 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो देखो जी, ध्यान दीजिए, 5 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या। देखिए ध्यान दीजिए, बात को सुनो। 5 से विभाजित होने वाले, तो 5 से शुरू करो संख्या को बस। ये जो आ रहे हैं उनको तो ले लीजिए। इसमें कितने गुणनखंड है? 3 है। इसमें कितने गुणनखंड है? 3। इसमें कितने हैं? 1 है, 5 है, 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब। तो इसमें तो 5 का भाग जाएगा नहीं, इसको हटा दो बस। कितने हो गए? 3। बस वही 2 वाले को चेक किया था, वैसे ही करना है, अलग कुछ नहीं है। तो आ जाएगा 3 3 9। ठीक है, आप होगी इसको कैसे ले लिया? ये 5 अगर इससे गुणा होगा तो जो संख्या बनेगी तो 5 का भाग जाने वाली बनेगी बनेगी, इसमें कोई बट नहीं है। अब अगर आपका प्रश्न हो कि 25 का भाग जाने वाली पूछ लेता, तो 25 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ लेता कितनी? तो 25 से शुरू करते फिर, तो फिर इस 5 को भी नहीं लेते, फिर इन दोनों को लेते। कितने होते? 2। तो ये तो परमानेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आते 2, 3 दूनी 6। आपको पूछ लेता 125 से विभाजित होने वाली, तब केवल यही आता। क्या जाएगा? 125 गुणा 1, सॉरी 3 गुणा 1, 3 संख्या। अब आपको कोई इफ बट लगे तो चेक कर लो क्या दिक्कत आ रही है, कौन बोलता है भाई, कौन नाराज कर रहा है आपको। आप गुणनखंडों की संख्या लिख लो अलग अलग, मैंने सारी स्टोरी बता चुका हूं आपको। ठीक है, अब आपको पूछ लिया भाई साहब मेरे को तो इसका योग भी बताओ। इसका योग एक, तो देखिए इसका योग क्या हो जाएगा, इनको मिटा देता हूं क्योंकि प्रश्न तो यही था अपना मेन। योग क्या है? योग में कुछ नहीं है, 3 गुणनखंड कौन कौन से उनको पकड़ के लेके आओ यहाँ पर। यही तो है 3, 1 2 और 2 का स्क्वायर, 1 2 और 2 का स्क्वायर। इसके 3 कौन कौन से है? 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। 2 का स्क्वायर 4, 2 6 और 1 7।
125 और 25 150 और 5 155। हो जाएगी बात क्लियर? समझ गए बात को? कोई परेशानी वाली बात है? आगे देखिए और सुनो बात। 25,200 है, इसके ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताओ जिससे 8 से विभाजित न हो। जो ऐसे गुणनखंड बताने हैं जो 8 से विभाजित ना हो। अब तक पूछ रहा था 8 से विभाजित हो या 5 से विभाजित हो, 25 से विभाजित हो। अब की बार क्या बोल दिया? 8 से विभाजित न हो। तो क्या करना है? पहले तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, टोटल फैक्टर्स कितने हैं और उसमें से क्या करेंगे? उसमें से 8 से डिविजेबल है उनको घटा देंगे, ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है बात? तो पहले सबसे पहला काम तो है कि इसके टुकड़े करो। तो देखो जी 252 है, 252 के 2 जीरो। तो सबसे पहला काम तो मैं 252 गुणा 100 करूंगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब 252 में मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या कट रहा है, किसका भाग जा रहा है। देखो देखो 4 का भाग तो जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, मतलब 12 का भी जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 12 का दे दिया। 12 दूनी 24, बचेगा 1, 12 कम 12। 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख दो, ऐसे तोड़ तोड़ करके कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शुरुआती स्टेज में, बाद में धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। इसको 3 गुणा 4 लिखोगे, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेते हो। इसको 3 गुणा 7 लिख लो। ये 10 है, 10 को लिखते हैं 2 गुणा 5। 10 को क्या लिखते हैं? 2 गुणा 5। स्क्वायर है, इसके भी लग जाएगा और इसके भी लग जाएगा। और चेक कर लो, 2 का 2 घात तो ये है और 2 घात ये, 4 घात हो जाएगी, तो ये जाएगा 2 की घात 4। 3 की घात 1 ये रही, 3 की घात 1 मतलब 3 की घात 2 आ जाएगी। फिर 5 की घात 2 गुणा 7, तो आ जाएगा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7। अब क्या पूछा इसने? पहले तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है बताओ? 2 की घात 4 है, इसमें 5 होते हैं गुणनखंड। इसमें कितने होते हैं? 3 होंगे, 1 बढ़ जाएगा। इसमें 3 होंगे, 1 बढ़ जाएगा। इसमें 2 होंगे। 5 × 3 = 15, 3 × 45 दूनी 90। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 90 हो गई। पहली बात तो ये हो गई भाई साहब, गुणनखंडों की संख्या हो गई 90। ठीक है, टोटल। लेकिन इसने पूछा जो 8 से डिविजिबल न हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 से विभाजित होने वाले गुणनखंड कितने होने वाले कितने। तो क्या करेंगे इसमें? देखो 8 से विभाजित होने वाले कितने हैं, ये कैसे करना है तसल्ली से देखिए एक बार। तो 8 से विभाजित होने वाले अगर आप चेक करना चाहते हो तो क्या करना है, क्या स्ट्रक्चर रहेगी? पहले तो 8 बनता किससे? इस 2 वाले से बनेगा। ठीक है, तो इसके हैं 1 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की घात 4, यही बात है। 8 का भाग इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, सबको हटा दो, केवल ये है। तो कितने हैं? 2 वाले। गुणनखंडों की संख्या आ गई 2, गुणनखंडों की संख्या आ गई 2। फिर इनको सबको ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 2। ठीक है, अच्छा। तो 2 3 6 3 18 दूनी 36। तो 8 का भाग जाने वाले गुणनखंडों की संख्या जो है वो कितनी हो गई? 36। अब क्या पूछा है इसने? इसने पूछा है 8 का भाग न जाने वाली। तो टोटल गुणनखंड 90 थे, 90 में 36 ऐसे हैं जिनमें 8 का भाग जाता है। 90 में से 36 ऐसे हैं जिसमें 8 का भाग जाता है। तो ये लीजिए 36 कम कर दो, 90 में 36 कम कर देंगे कितना जाएगा? 54। तो 54 गुणनखंड इसके ऐसे होंगे जिनमें क्या बोलना चाह रहा है? 8 का भाग जाता है। ठीक है, 8 का भाग नहीं जाता है।
ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपको इनका योग पूछा जाए तो इसका योग वही अलग अलग करके कर लेंगे, ठीक है। इसका योग पूछे तो इसके योग में से इसका योग घटा देंगे। क्लियर है बात? अच्छा, हाँ, एक मेरे और याद आ गया इसमें। मान लीजिए इसमें पूछ लेता 24 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी। 8 का पूछा है इसने, लेकिन अगर इसने पूछ लेता 24 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है या 24 से विभाजित न होने वाली संख्या कितनी है, उनका योग कितना है। चलो एक ऐसा सवाल भी लिख लेता हूँ, वो ही लिख लेता हूँ मैं, संख्या वो की वही लिख लूँ जिससे टुकड़े मेरे को नहीं करने पड़े। पेज बढ़ाना पड़ेगा भाई। देखो 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7, ये टुकड़े थे, ठीक है। हम क्या चाहते हैं 24 से विभाजित होने वाली, 24 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो क्या होगी, थोड़ा सा तसल्ली से देख लीजिए, एक बार आराम से देख लीजिए। 24 किससे बनेगा भाई साहब, 8 और 3 से बनेगा। 8 का भाग भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए। तो 8 तो बनेगा 2 वाले से, 3 बनेगा इससे, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो। इसमें 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 2 के स्क्वायर का भाग जाता है, 2 के क्यूब का, 2 की घात 4 का, 2 वाले को बुलाया। 3 वाले में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 3 के स्क्वायर। तो पहली बात तो 8 का भाग जाना चाहिए। 8 का भाग जाने में ये अलाउड नहीं करेगा, ये अलाउड नहीं करेगा, ये अलाउड नहीं करेगा, ये तो करेगा 8 का। 16 का है तो 8 का भी जाएगा। अच्छा, फिर 3 का जाना चाहिए, इसका ये इसमें भी ये अलाउड नहीं करेगा, तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके 2 वाले में तो गुणनखंड कितने आएंगे, केवल 2 आएंगे। फिर 5 वाले को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 5 से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसके गुणनखंडों की संख्या होगी 3। फिर इसके, इसमें ये अलाउड नहीं है, दोनों अलाउड है, तो इसके गुणनखंडों की संख्या हो गई 2। इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 2। 1 का भाग जाएगा और 7 का जाएगा। समझ में आ गई होगा। अगर पीछे वाले सवाल अगर कंप्लीट क्लियर है तो इसमें मेरे ख्याल से कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। केवल उसको लेना है जो आपको चाहिए। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 24 का भाग जाने वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 24। अच्छा, कुछ खतरों की खिलाड़ी ट्रिक भी बना लेते यार, 24 वाले के लिए 24 आता है, ऐसे मत कर लेना, कोई बना लो कभी, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि 24 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों का योग क्या होगा, 24 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो क्या हो जाएगा 24 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों का योग। ये 2 गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 की घात 3, 2 की घात 4। तो 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4। फिर ये 3 कौन कौन से हैं, 1 है, 5 है, 5 का स्क्वायर। देखो जो बातें पहले करी है वही चर्चाएं चल रही है अभी तक, बस लेकिन तरीके से इसी को डायरेक्ट मत रटो, डायरेक्ट रटने वाले को समझने में समस्या आएगी। फिर इसमें कौन कौन सा लिया, इसमें ये नहीं लिया, 3 और 3 का स्क्वायर लिया, 3 और 3 का स्क्वायर। फिर इसमें 1 और 7 ले लिया। देखो जी, 2 की घात 3 का होगा 8, 2 की घात 4 का होगा 16, 8 और 16 कितना हो जाएगा 24, 25 5 30 और 1 31, 9 और 3 12, 7 और 1 8। ये गुणा आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा गुणा जनरली आएगा नहीं, अगर आएगा तो कोई इकाई अंक या डिजिटल सम वगैरह जो मैं आगे बताऊंगा आपको, उससे कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है 4 एकम 4 दूनी 8 8 64, इकाई अंक 4 का एक ही ऑप्शन मिले तो आप कर लेंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं मिले, सारी चीजें साथ नहीं हो तो भैया बैठ करके गुणा कर लेना तसल्ली से, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको ये पूछ लेता कि 24 के गुणनखंडों का 24 का भाग न जाने वाली संख्या, अगर इसमें ये बोल देता 24 से विभाजित
न होने वाली ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 24 से विभाजित ना हो। तो क्या करना है, तो परेशान नहीं होना है। टोटल गुणनखंडों की संख्या अभी थोड़ी देर पहले देखी थी हमने, कितनी है 90। तो 90 में से 24 का भाग जाने वाली कितनी है 24, उनको घटा दो आप। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ 66। तो 66 संख्या ऐसी है जिसमें 24 का भाग नहीं जाएगा। क्लियर है बात। अगर टोटल चाहिए तो वही टोटल का तरीका कैसे करना वो आप कर लेना, मैं बताऊंगा नहीं आपको। ठीक है, सभी संख्याओं टोटल कर लेंगे, उनमें 24 संख्याओं इनका जो टोटल है वो घटा देना, वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल बीच में से लेता हूं। आप कई बार कोई संख्या नहीं मिले आपको, टुकड़े करे गिराए मिले, तो उसमें नाराज होने की जरूरत नहीं, कई लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको मिल गया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 5 7 की घात 4। अगर इसमें ये बोल दिया, जनरली लंबी संख्या मिलती नहीं है, लेकिन एक बार सोच करके देखिए मिल गई तो क्या है। तो इसमें ये पूछ लिया पहला सवाल, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहला सवाल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई भाई साहब, सारे अभाज्य ही हैं। अगर अभाज्य नहीं हो तो तोड़ करके अभाज्य बना लेते हैं। 3 5 8 और 4 12, गुणा उना नहीं करना है, सबसे पहले इसी की चर्चा करें। 3 5 8 और 4 12 हो जाएगी। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 12। अगर ये पूछे गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, इसमें कितने गुणनखंड है 4, इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 5। तो 6 पंजे 30, 30 सौ 120। तो गुणनखंडों की संख्या आ गई 120। ठीक है, अच्छा फिर अगर आपको पूछे गुणनखंडों का योग, तो गुणनखंडों का योग करके तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन वैसे स्ट्रक्चर रख देता हूं। गुणनखंडों का योग क्या है, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब। इसमें क्या हो गया 1 + 3 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब + 3 की घात 4 + 3 की घात 5। ठीक है, अच्छा फिर इसमें 1 + 7 + 7 का स्क्वायर + 7 का क्यूब + 7 की घात 4। गुणा करने का जो टोटल है वो गुणोत्तर श्रेणी से भी आप इनका टोटल कर सकते हो, लेकिन तब पूछा नहीं जाता। मेन बात आपको केवल स्ट्रक्चर क्लियर करवाना मेरा काम है, इससे मैं वो करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसी संख्या को मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ। 2 की घात 3, 3 की घात 5, 7 की घात 4। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 5 गुणा 7 की घात 4। इसने ये पूछा होता समगुणनखंडों की संख्या। अब योग नहीं बताऊंगा मैं आपको, योग तो आप समझ में आई गई होगी बात। समगुणनखंडों की संख्या क्या है, तो सम में मतलब 2 का भाग जाना, तो 2 से स्टार्ट करो बस। इसको किससे स्टार्ट करना है 2 से, तो 1 को नहीं लेना है, 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। एक भी था लेकिन एक को हमने लिया नहीं है। समझ गए बात को। तो कितने हो गए 3। फिर क्या करना है, इसमें कितने हो गए 6, इसमें कितने हो गए 5। तो जाएगा 3 गुणा 6 गुणा 5, 3 से का 18, 18 पंजे 90 आ जाएगा। ठीक, अच्छा फिर आगे देखिए और सुनिए बात को, योग कर ही लेंगे आप। विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या जाएगा
विषम्य लेनी है केवल, तो इसमें एक ही लेना है केवल, और तो सारे समय। इसमें कितने हैं गुणनखंडों की संख्या? 6। इसमें कितने हैं? 5। तो 6 पंजे 30 हो गए। 90 30 सारे मिलाकर 120 है, वापस से चेक कर लेना। ठीक है, अगर आपको ये बोला जाए 27 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या बताओ, होने वाले गुणनखंडों की संख्या बताओ। देखो आगे जो कंडीशंस आएंगी उनके सबके लिए मैं प्रस्तावना तैयार कर रहा हूं। ये 27 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या, 27 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या अगर आपको देखना है, ठीक है, तो 27 किससे आएगा? 3 की घात 5 से आएगा। तो 3 की घात 5 से आएगा 1 3 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 3 की घात 4 3 की घात 5। तो देखो इसमें 27 का भाग नहीं जाता तो इसको हटा दो आप, इसमें 27 का भाग नहीं जाता इसको हटा दो, इसमें 27 का भाग नहीं जाता इसको हटा दो, इसमें भी 27 का भाग जाएगा, इसमें भी 27 का भाग जाएगा, इसमें 27 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए भाई साहब आपकी, इसमें कितनी संख्या लेनी है? 3। ठीक है, 27 के लिए केवल 3 ही बनाएगा और तो कोई बनाएंगे नहीं, बस औरों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं अपने को, जितने हैं उतने ले लो आप। इसमें गुणनखंडों की संख्या हो गई 4, इसमें अभी भी पता लगाइए 3, और इसमें कितने हैं? 5। तो आ जाएगा 4 3 12, 12 पंजे 60। तो 27 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की जो संख्या है वो आ जाएगी 60 हो गई। ठीक, अच्छा, और अगर इनका योग करना हो तो योग के हिसाब से कर लेंगे, लेकिन योग के लिए मैंने मना कर रखा है। ठीक है, हाँ, योग का काम अगर करना हो तो आप कर लीजिए। अब थोड़ा सा एक संख्या और बना देता हूं मैं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया 98 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है। अगला एक सवाल और बना देते हैं इसमें कि 98 से विभाजित होने वाली वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ये केवल चेंज करके इसलिए बना रहा हूं कि आपके रोम रोम में क्लियर हो जानी चाहिए चीजें। गुणनखंडों की संख्या क्या है? 98 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या क्या है। ठीक है, देखो 98 से किससे बनता है भाई साहब? आपको होता है 49 गुणा 2, 49 गुणा 2 मतलब 7 का स्क्वायर गुणा 2। तो अब की बार दो चीजों को डिस्टर्ब करना आपको, एक तो 7 को और एक 2 को। ठीक है, अच्छा, तो 7 में 1 का भाग जाता है, 7 का जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब और 7 की घात 4, और 2 इसमें आएगा, 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। ठीक है, तो देखो भाई साहब 49 का भाग जाना चाहिए, किसका भाग जाना चाहिए? 49 का भाग। 7 वाले में 49 का किस में नहीं जाता उसको हटा दो, इसमें 7 का भाग नहीं जाता इसको हटा दो, इसमें सॉरी 49 का, इसमें 49 का भाग नहीं जाता इसको हटा दो। ठीक है, कितने हो गए बताओ? 3 हो गए। और फिर 2 का भाग जाना चाहिए, 2 का भाग इसमें नहीं जाता इसको हटा दो अब। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 3 लीजिए। तो इसमें तो कितने, 2 वाले में तो कितने लेने हैं? 3 लेने हैं। इससे कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, ये इसमें कितने गुणनखंडों की संख्या? 6 हो जाएगी। और इस वाले में कितने हैं? इस वाले में कितने लेने हैं आपको? 3 लेने हैं। तो 3 6 18 3 54। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 54 हो जाएगी। हो गई बात क्लियर? तो 98 का भाग जाने वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 54, यानी 54 गुणनखंड ऐसे आएंगे जिसमें 98 का भाग कंप्लीटली जाएगा। ठीक है, अब किसी को अगर इफ बट लगे तो आप चेक कर लेना, 90 को अलग अलग लिख करके। समझ गए? मैंने मेरी तरफ से जो बातें बतानी थी आपको बता दी। ठीक है, और अब इसमें सारी की सारी चीजें आपको कंसेप्चुअल बताई है, इससे मेरे ख्याल से कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आज की क्लास के बाद आपका एक टेस्ट होगा, और वो टेस्ट सभी लोगों को देना है। किसने टेस्ट दिया किसने नहीं दिया वो मेरे को पता होता है, मैंने बताया था आपको। कौन क्लास ले रहा है कौन नहीं ले रहा है ये सारा पता है मेरे को। तो टेस्ट दीजिए, टाइम पर दीजिए, और अपने प्रदर्शन को चेक करिए क्या गलत था क्या सही था। ठीक है, चलो धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और काम कंप्लीट करते रहिए टाइम टू टाइम।